आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं और बात हम कर रहे हैं अपनी बर्फ़ की और पहाड़ों की, अपने मौसम की। इस साल पहाड़ों में बर्फ़ और बारिश की कमी चिंता का विषय बनता जा रहा है। अमूमन इस समय हमारे जो पहाड़ होते हैं वो बर्फ़ से ढके नज़र आते हैं, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल में सूखा सा एक तरह से पड़ा हुआ है। जो इन इलाकों से तस्वीरें आ रही हैं वो कम बर्फ़ और कम बारिश को बयां कर रही है। अब ये तस्वीरें आप गुलमर्ग की देख रहे हैं शायद अपनी स्क्रीन पर। इस समय यहाँ पर सफ़ेद चादर से ये ढकी होती थी। गुलमर्ग की तस्वीरें हैं और जो साल में इस समय जो होता था सफ़ेद चादर से बर्फ़ की ये ढकी नज़र आती थी और पहाड़ों की खूबसूरती को जो सफ़ेद बर्फ़ थी वो और निखार देती थी। लेकिन इस बार सूखे हैं, खाली मैदान है, आप देख सकते हैं बर्फ़ बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। और एक तस्वीर हमारे पास वो भी है जो 2022 और 2024 का अंतर दिखाती है। उसमें एक जगह लिखा हुआ है 2023, यानी पिछले साल किस तरह से बर्फ़ थी और इस साल किस तरह से बिल्कुल सूखे खाली पीले मैदान हम देख सकते हैं। तो इस कदर ये अंतर है इस बार कि बर्फ़ इतनी कम पड़ी है। और सर्दियों की छुट्टियों में स्नोफॉल देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक भी इन पहाड़ियों में, इन इलाकों में जाते थे, लेकिन इस बार फुटफॉल कम बताया जा रहा है। आइए सुनते हैं वहाँ पे हम कुछ लोगों को और सुनते हैं कि क्या कहना है कि किस तरह से बर्फ़ भी कम है और बर्फ़ भी कम है और पर्यटक भी कम आ रहे हैं। सर, गुलमर्ग के बारे में सुना था, यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, इसीलिए आए थे कि भी चलो बर्फ़ देख के आते हैं, भी कैसा क्या है सिस्टम वहाँ पे। लेकिन यहाँ आने के बाद तो बिल्कुल बर्फ़ कहीं है ही नहीं, देखने के बिल्कुल ही सिस्टम नहीं है। सर कुछ मज़ा नहीं आया क्योंकि मैं इतनी दूर से आया हूँ, काफ़ी हरियाणा से, HR06 पानीपत से। वहाँ से आने का हमारा यही मकसद था कि अच्छे से वो मिले, इंजॉय कर सके। साल में एक बार टूर निकालते हैं हम लाइफ में कि घूम सके, तो अभी टूर का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ कुछ सब सारा सूखा पड़ा है। यहाँ घूमने के लिए आए थे, सारे ड्राई एरिया दिख रहा है। वो हम उदास हैं, वो इतनी दूर से आए हैं, हमें कुछ मिला ही नहीं यहाँ। यहाँ पे 4-5 फुट बर्फ होते हैं। इसमें रोजगार सबका मिलता था, होटल वालों का भी, सिलेज वालों का भी, हेल्पर का भी। लेकिन इस टाइम में हमने इतने, कम से कम हम भी 40-50 साल के उम्र में है, आज तक हमने कभी नहीं देखा है चिले कलान के मौसम में ये घोड़े यहाँ जानवर चलते हैं। यहाँ रोजगार जो है, ये बर्फ हमारी रोजी रोटी है, क्योंकि इसी बर्फ से यहाँ रोजी है। वरना गुलमर्ग किस काम की है या कश्मीर किस काम का है? ये मशहूर है हर जगह में, बैरूनी मुल्कों में, क्योंकि कश्मीर में बर्फ पड़ता है, मगर इस साल बर्फ नहीं पड़ा। तो जो कम बर्फबारी का असर पर्यटन भी पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार 12 जनवरी तक ऐसे ही हालात रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के 4 जिले कम बारिश बर्फबारी से प्रभावित हुए हैं। तो कल ही उत्तराखंड से कम बारिश के कारण जो परेशान किसान थे उनकी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी। अब सरकार ने वहाँ पे समीक्षा के आदेश दे दिए हैं। और आपको बता दें उत्तराखंड की अगर हम तस्वीरें दिखा सकें, यहाँ 11 से 8 जिले जो हैं वो कम बारिश से प्रभावित हैं। उधम सिंह नगर जो है ज़िला, वो कम बारिश से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। अक्टूबर से अब तक बारिश ना होने के कारण यहाँ पर जो फसलें हैं, खासतौर से जो रबी की फसल है उस पर असर पड़ा है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो आज कड़ाके की ठंड है। कुछ दिन से बारिश का अलर्ट जारी हो रहा है, लेकिन अभी तक वो बारिश नहीं हुई है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के पूर्व राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर ओलावृष्टि और आंधी तूफान का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा में भी कम बारिश का असर है। और मौसम के बदलते मिजाज का किसानों पर भी क्या असर पड़ेगा, आइए समझते हैं। विशेषज्ञों के पास चलेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। जीडी शर्मा है, स्काईमेट के अध्यक्ष, हमारे साथ हैं। देवेंद्र शर्मा, कृषि विशेषज्ञ, हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। एक मौसम ऐसा एक पहलू बन गया है। जीडी शर्मा जी, जीपी शर्मा जी, पहले आप ही से, ये जो मौसम बदला है, हम 2023 में हम देख रहे थे इतनी बर्फ पड़ी थी पहाड़ी इलाकों में, इस साल नहीं है। क्या कारण आप इसके पीछे देख रहे हैं? जी निधि, देखिए आपने ठीक कहा, चिंता का विषय बनता जा रहा है। इतना लंबा ड्राई स्पेल, पूरा दिसंबर निकल गया और जनवरी की बात करें तो पहला सप्ताह तो वो भी खत्म हो गया और उसके बाद दूसरे सप्ताह में भी अभी कोई आसार ऐसे दिख नहीं रहे हैं। देखिए थोड़ा बहुत तो फेरबदल जरूर मौसम में होता रहता है, लेकिन मिड दिसंबर के बाद ऐसा आशा बनी रहती है कि कभी भी स्नोफॉल हो सकता है। पर ज्यादातर क्रिसमस के दिनों में, न्यू ईयर ईव में आप देखेंगे कि जैसे पिछले साल हमें देखने को मिला था,
29 दिसंबर को श्रीनगर में कश्मीर वैली में बहुत अच्छा स्नोफॉल हो गया था, और उसके एक ही दिन बाद शिमला में, मनाली में 30 दिसंबर को वहां भी अच्छी बर्फबारी हुई थी। लेकिन इस बार अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दिसंबर तो बिल्कुल सूखा निकल गया, जैसे मैंने बताया। बहुत सारी कमी, 80% तक की कमी है। 80 से 85% की कमी पूरे जो नॉर्दर्न हिल्स हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में। और जनवरी के अभी जो 8 दिन है, इसमें तो वर्षा हुई ही नहीं, बिल्कुल हुई नहीं। कारण इसका देखिए, सब कुछ जो भी निर्भर करता है, जो पश्चिमी विक्षोभ जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, उनके ही फ्रीक्वेंसी जो है, उनका जो ट्रैक है, ये सब उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी इस सीजन में अभी तक कोई भी अच्छी एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको बोलते हैं, नहीं देखने को मिली, जिसके कारण मैदानी भागों में भी यही हाल है। पंजाब, हरियाणा, उन क्षेत्रों में भी वर्षा नहीं हुई है, और पहाड़ी क्षेत्रों में तो बर्फबारी बिल्कुल बिल्कुल ना के बराबर, जिससे कि बहुत ही असर पड़ रहा है बहुत सारी गतिविधियों पे, जैसे कि आपने भी दिखाया, चाहे वो पर्यटन हो, चाहे वो ये अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज हो, और दूसरे बहुत सारे इस चीज़ों पे और बहुत असर पड़ेगा आने वाले दिनों में भी, क्योंकि धीरे धीरे ये समय निकलता, जो बर्फबारी का असर इस समय पूरे स्टेट पर और आने वाले दिनों में होता है, वो अगर बर्फबारी लेट हो जाती है तो उसका उतना असर देखने को नहीं मिलेगा। जो भी चीजें निर्भर करती है, जितना ये लेट हो रहा है, जी। जितना देरी से हो रहा है, तो उससे असर हमें देखने को मिलेगा। शायद बिल्कुल, अल्नीनो। आपने जो एक बात जो ठहर गई सर कि 80 से 85% की जो ये कमी है, वो सवाल खड़े कर रही है। क्योंकि एक तरफ तो पर्यटन है, वहाँ पे लोगों की रोजी रोटी इससे चलती है, पर्यटन से चलती है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे किसान भी आ जाते हैं। तो देवेंद्र जी, ये हमारे किसानों पर असर पड़ ही रहा है। कल हमने उत्तराखंड से खबर दिखाई थी, लेकिन ये तमाम उत्तर भारत के हमारे किसानों पर असर पड़ रहा होगा, रबी की फसल पर पड़ रहा होगा। क्या, कैसे आगे बढ़ सकते हैं? क्या आप देख सकते हैं, क्या करें ऐसे में? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौसम बदल रहा है, और हम ये भी जानते हैं कि इस साल एल नीनो का इम्पैक्ट ज़्यादा है। अभी इंडिकेशन है, रिपोर्ट्स हैं कि भाई 70% जो अभी मौसम देख रहे हैं हम, जो बर्फ नहीं पड़ रही है या बारिश कम हो रही है, स्पेशली इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स एंड हिमालयज में, वो जो है वो 70% इम्पैक्ट उस आपकी आवाज चली गई सर। और ये जी। एक्सपेक्टेशन भी है कि आने वाले दिनों में अभी जो एल नीनो का इम्पैक्ट है वो रहेगा, और उसका मतलब है कि गर्मी रहेगी, यानी बारिश कम होगी और स्नोफॉल कम होगा। अगर ये जिस तरीके से चल रहा है, चर्चा चिंता का विषय इसलिए क्योंकि हम देख रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश हो, जो वहाँ की एप्पल क्रॉप है स्पेशली, उसके ऊपर बहुत इस समय कूल टेम्परेचर की जरूरत होती है। तकरीबन 1000 से लेके 1600 घंटे का उनको एक कूलिंग टेम्परेचर मिलना बहुत जरूरी है, ताकि उसकी जो जो उसका जो फल उसका निकलेगा, या उसकी जो भी क्रॉपिंग शुरू होगी, जब ये पैदावार शुरू होगी, तो उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। वरना तो ये 1000 और 1600 मैंने घंटे की बात की कि उसको इतना कूलिंग का टेम्परेचर चाहिए, वो नहीं मिल रहा है इस समय। क्योंकि वो हम ना भूलें कि एप्पल इज ए टेम्परेट क्रॉप, और एप्पल ही नहीं, और भी जो टेम्परेट क्रॉप्स हैं उन सब पे असर पड़ रहा है, क्योंकि हर एक की कूलिंग रिक्वायरमेंट होती है। और वो कूलिंग रिक्वायरमेंट, अगर जैसा भी बताया गया कि 8 तारीख तक तो बर्फ ही नहीं पड़ी है और बारिश कम है, तो उसका असर तो उस पर देखने को मिल रहा है। और किसान भाइयों से जो बात होती है, वो अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि अगले साल भी उनकी जो पैदावार है एप्पल की, वो कम होगी, या फ्रूट्स की वहां की कम होगी। ये तो एक मतलब चिंता का विषय हम सबके लिए है। लेकिन एक बात और भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि बहुत सारे हमारे ही देश में लोग हैं जो कहते हैं, अगर बर्फ कम पड़ेगी तो क्या हो जाएगा। ये भी एक सोच रही है जो ये बिल्डअप करती है कि भाई जीडीपी के बढ़ने के लिए हमें ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि उस सोच से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे ही जैसे आपने बताया है कि इस साल बर्फ नहीं पड़ी है, आपने गुलमर्ग की बात की है, अब तो हमें अपनी जो गुलमर्ग की फोटो है कई साल पहले की, वो संभाल के रखनी पड़ेंगी, क्योंकि शायद अब पता नहीं बर्फ अगले सालों में पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। आई थिंक चिंता का विषय तो ये होना ही चाहिए। और अब ये जो एल नीनो का इम्पैक्ट है, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये फिनोमेना जो इस साल नजर आया है,
और ये पिछले 2-3 बार भी, पिछले अगर 20 साल में हम देखें तो बर्फ की जो जो डिक्लाइन है, जो बर्फ की जो जो पानी जब तक पिघलेगी नहीं तब तक नदियों में भी असर पड़ता है। हम ये ना भूलें 12 नदियां हिमालय से निकलती हैं और वो जो 12 नदियां हैं उनकी जो वाटर सप्लाई पे भी फर्क पड़ता है, और इसीलिए हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर हो, और अगर वो सप्लाई से असर पड़ता है तो एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट यहाँ पर ही हिमालय में नहीं, नीचे भी जो जो अपने प्लेन एरियाज हैं वहां पर भी तो सिंचाई का उसमें असर पड़ेगा। और तकरीबन हम ये ना भूलें कि तकरीबन 12-13 करोड़ लोग हैं जो जो प्लेन्स में उसके ऊपर डिपेंडेंट है, हिमालयस के जो जो बिल्कुल स्नोफॉल या जो बारिश एप्पल का जो साइज है वो ये बताया गया कि वो भी कम हो गया, और अगर 80% का इतना असर है, शर्मा जी आपने भी बताया, तो उससे असर अब अगले साल कैसा रहेगा, वाकई में गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि ये हमारे उत्पादन पर, खाद्य सामग्री के उत्पादन पर असर डालेगा और खाद्य के जो संसाधन हैं उस पर कितना ये गहरा संकट हो सकता है। ये वाकई में चिंता की बात है। आप लोग जुड़े और ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है उसका असर, शायद ये संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद देश की बात में। तो ये हमने अपने मौसम की बात की, और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात राजनीति की करते हैं, 2024 की तैयारी की करते हैं। जो इंडिया गठबंधन की पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार मंथन जारी है। आज महाराष्ट्र में गठबंधन का जो हिस्सा कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव गुट के नेताओं की बैठक हुई, और आपको बता दें उत्तर प्रदेश की सीटों के बंटवारे पर भी आज बैठक होने जा रही है। शायद 6 बजे शुरू होने वाली थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, तो जो ये विपक्ष का खेमा है इंडिया, इसमें से क्या निकल कर आ रहा है सीट शेयरिंग को लेकर, क्या आज अब शाम तक हुआ है? जी देखिए निधि, जो कांग्रेस ने एक नेशनल अलायंस कमेटी का गठन किया था कि जितने भी घटक दल हैं उनसे सीट बंटवारे पर चर्चा हो, वो लगातार अलग अलग घटक दलों से बात कर रही है। आज इसी क्रम में पहले 4 बजे महाराष्ट्र के नेताओं को मैं जहां मौजूद हूं, मुकुल वासनिक जो इसके कन्वीनर हैं इस कमेटी के, उनके घर पर बैठक हुई है और अभी वो बैठक थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई है। हालांकि कुछ नेता अभी भी अंदर हैं और अब से कुछ देर में उत्तर प्रदेश को लेकर जो बैठक होनी है उसके लिए नेता पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय और कांग्रेस के प्रभारी हैं अविनाश पांडे उत्तर प्रदेश के लिए, वो दोनों यहां पहुंच चुके हैं और कुछ देर में रामगोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और संभवतः राष्ट्रीय लोकदल जो तीसरी पार्टी है इस गठबंधन में उत्तर प्रदेश में, उसके भी नेता यहां पहुंचेंगे। महाराष्ट्र में जो अभी बैठक हुई है उसमें इतना तो अभी नहीं कुछ निकल कर आया है कि कितनी सीटों पर सारी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, लेकिन एक हमें जो जानकारी मिली है सूत्रों से वो ये है कि हो सकता है कि शिवसेना सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। इतनी बात अभी तक निकल कर आई है। हालांकि कई फार्मूले आज की बैठक में सुझाए गए हैं तीनों ही पार्टियों की तरफ से। आज की बैठक, जितनी भी ये बैठकें हो रही हैं, आप देखिएगा इसमें सभी पार्टियों के नुमाइंदे हैं, सभी पार्टियों के जो सर्वोच्च नेता हैं वो इस बैठक में नहीं रहते हैं। तो जाहिर है इन बैठकों में सुझाया जा रहा है अपनी तरफ से क्या फॉर्मूला हो, हर पार्टी अपनी अपनी बात रख रही है। तो उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में भी जो अभी बैठक शुरू होने जा रही है उसमें भी समाजवादी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से, दोनों तरफ से अपनी बात रखी जाएगी कि वो किन किन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। ये ज़रूर अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले इशारा किया था कि वो कम से कम 65 सीटों पर ज़रूर चुनाव लड़ना चाहेंगे। तो अभी देखना होगा कि कितनी कितनी सीटें डिमांड की जाती है दोनों ही तरफ से। बिल्कुल मंथन का दौर जारी है, ये तो कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। और फिलहाल मुझे कहा जा रहा है देश की बात में एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको मिलाएंगे खास मेहमान से। अर्जुन पुरस्कार आज दिए गए हैं। अजय रेड्डी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और तुरंत लौटते हैं। तो आज साल 2023 के खेल पुरस्कारों से खिलाड़ियों को नवाजा गया है। खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार दिए गए। इस बार बैडमिंटन के चिराग शेट्टी और सात्विक की जोड़ी को खेल रत्न पुरस्कार मिला है। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा शीतला देवी को पैरा तीरंदाजी, अजय कुमार
रेड्डी को ब्लाइंड क्रिकेट के लिए पुरस्कार दिया गया। हमारे साथ आपको बता दें खास मेहमान हैं अजय कुमार रेड्डी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, यहाँ पर समय निकालने के लिए और आने के लिए। अजय, अर्जुन पुरस्कार मिलना आसानी से नहीं मिला। मैं पढ़ रही थी आपके बारे में कि किस तरह से बहुत मेहनत की, बहुत मुश्किल झेले, और ख़ास तौर से जब आप एक आंख से बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे। यहाँ इस मुकाम तक पर पहुँचने का सफ़र आसान तो नहीं रहा होगा। ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आपसे प्रेरणा मिलेगी उन्हें। डेफिनेटली एक बार जो विजन जाने के बाद मेरा हालत ऐसे थे, ज़िंदगी गया बोल के। बट व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीज़ विथ रेगुलर किड्स, दे आर टीजिंग लाइक एनीथिंग विथ माई जो आई का प्रॉब्लम है, अंधा है, खेल में अलाउ नहीं करता है, क्लास में भी क्रिटिसाइज करता है, ऐसा बात सुन के डिप्रेशन में गया था। उसके बाद मेरा फैमिली मेरा हालत देख के देन दे शिफ्टेड माई हाउस वन प्लेस टू अनदर प्लेस। प्रीवियसली दे यूज्ड टू डू ओनली फार्मिंग काम करते थे, उसके बाद मेरे लिए जगह शिफ्ट किए। उसके बाद उसको क्या काम करना पता नहीं, 3 महीने घर में खाना का मुश्किल हो गया था। दे जॉइन मी इन ब्लाइंड स्कूल, उधर ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में पता चल, देन आई गॉट इंटरेस्टेड। उसके बाद स्टिल मेरा फैमिली का जो फाइनेंशियल सिचुएशन है अच्छा नहीं था, वो लोग दे स्टार्टेड सेलिंग टीम। में आपको पता लगा क्रिकेट के बारे में, ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में? यस, ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में पता चला। उसके बाद मेरा लाइफ में स्माइल आया, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बिफोर नोइंग अबाउट क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड मैं हर दिन सोचता था व्हाई दिस लाइफ टू मी, आई डोंट वांट दिस लाइफ। एक बार क्रिकेट के बारे में पता चलने के बाद, इवन दो नॉट इवन टच द बॉल, बॉल एक बार भी छुआ नहीं है, बैट एक बार भी पकड़ा भी नहीं है, बट मेरा फेस में चेहरा आएगा, तुरंत एग्जैक्ट के साथ उधर जाने खेलने के लिए गया था। वो मेरे सीनियर्स 1 हफ्ता वेट करवाया था मुझे, क्योंकि नया बच्चा है, बॉल बहुत हार्ड रहता है, इंजरीज हो जाएगा, आपका फैमिली इधर आके लड़ाई करेगा बोल के वो लोग 1 हफ्ता वेट करवाया था। देन 1 हफ्ता के बाद दे गिवन दैट अपॉर्चुनिटी टू प्ले। देन आई स्टार्टेड प्लेइंग लाइक एक्सपीरियंस प्लेयर जैसा खेल रहा। देन इमीडिएटली सेम साल आई प्लेड फॉर माई स्कूल। क्रिकेट का सफ़र मेरा ऐसा स्टार्ट हुआ था। तो आप एक आंख से तो पूरी तरह नहीं देख पाते, बिल्कुल भी नहीं, और दूसरी तो आंख से भी नहीं है, एक ही नहीं है। अच्छा, ये भी B1 B2 खिलाड़ी है, ज़रा बताइए क्या होता है, क्योंकि दर्शकों को तो पता ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ होती है। क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड जो विजन का प्रॉब्लम्स है, हर कैटेगरी के विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन कैन प्ले क्रिकेट। इसमें 3 कैटेगरीज रहता है, B1 B2 B3। B1 कंप्लीट ब्लाइंड है, वो लोग प्लेइंग 11 में 4 जन रहना चाहिए पक्का, वो मैंडेटरी है। उसके बाद B2 वो लोग दे कैन सी अप टू 2 मीटर्स बॉल क्लैरिटी। उसके बाद ब्लेयर रहता है, आवाज़ सुनता है, दे विल प्ले विथ बोथ कॉम्बिनेशन। वो लोग 3 रहता है। B3 दे कैन सी मोर देन 2 मीटर्स टू अप टू 6 मीटर्स, अबाउट 2 to 6 मीटर्स बिटवीन देखते हैं वो लोग। मैक्सिमम कैचेस, रन आउट्स सारा करता है। एक कॉम्बिनेशन से हमारा विजुअल इम्पेयर्ड क्रिकेट बना है। इसमें हर कैटेगरी की इंपॉर्टेंस है। इन केस एनी प्लेयर इंजूर, सेम प्लेयर शुड बी रिप्लेस। 40% बॉलिंग शुड बी बॉल B1। B2 B3 बैटिंग के लिए गए तो B1 नेक्स्ट आना चाहिए। ऐसा हर प्लेयर का इंपॉर्टेंस है। दिस इज अ ब्यूटीफुल गेम। आप अदर क्रिकेट देखा तो हमारा जो हैंडीकैप क्रिकेट खेलते तो व्हील चेयर का अलग है, स्टैंडिंग का अलग है, वो अलग है। बट ब्लाइंड क्रिकेट में यही है कि हर प्लेयर जो उसका विजन का हिसाब से ही कैन प्ले क्रिकेट, ही कैन एंजॉय इज दिस फील्ड। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आपकी कप्तानी में जो हमारी टीम है उसने ODI वर्ल्ड कप जीता, 2 T20 वर्ल्ड कप जीते, साथ ही एशिया कप टाइटल जीता। ये इंस्पिरेशन कैसे आई? मैं कुछ पढ़ रही थी, लेकिन आप ही दर्शकों को बताइए कैसे आपको ये जज्बा आया कि ये जीतना ही है हमें। टू बी ऑनेस्ट, मैंने जो स्कूल में सुना था पहली बार, मेरा जो इसका बारे में रियलाइज़ हुआ था व्हाई आई शुड प्ले फॉर क्रिकेट। मेरा क्लासमेट ने बताया था, रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें पाकिस्तान दे वन अगेंस्ट इंडिया, पाकिस्तान को कोई हरा नहीं सकता है। ऐसा बात सुनने के बाद मुझे गुस्सा आया था, क्योंकि व्हेन आई हैव विजन, जो नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा था वो टाइम पे, आई वांट टू बिकम ए सोल्जर। बिकॉज ऑफ मेरा आई का वजह से वो नहीं हो पाया। बट इधर ये बात सुनने के बाद क्यों इंडिया जीत नहीं सकता है, इंडिया शुड बी नंबर 1, इंडिया शुड विन। मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं जो इंडिया जीता ना वर्ल्ड कप उसमें पार्ट रहूंगा बोल के आई डिसाइडेड दैट डे, इवन दो
know about cricket rules and regulation, cricket for the rules and regulations. Then मैं दिन रात मेहनत किया था, इवन दो फाइनेंशियल इश्यूज है फैमिलीज में, क्योंकि स्टिल वी आर नॉट रिच. आपको पता है कितना बार ये स्टूडियो के आगे ये स्टूडियो का था, कितना बार बताया था सपोर्ट अस, यू नो कंपनीज भी सामने आओ बोल के. बट कभी मुझे पेरेंट्स नहीं छोड़ा, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग कभी नहीं छोड़ता. 2014 में एक सिचुएशन आया था, वाइल वर्किंग, आई एम वर्किंग फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, काम कर रहा था, सडनली पूरा अंधेरा हो गया, जो थोड़ा बहुत दिख रहा था पूरा अंधेरा हो गया था. आई गॉन फॉर सर्जरी, थोड़ा बहुत लाइट आया. वही कंडीशन में आई वेंट टू प्ले पाकिस्तान मैचेस. उस समय पे मुझे टाइमिंग नहीं मिल रहा था. आई थॉट आई लॉस्ट माई फॉर्म, मैं खेल नहीं सकता है. उसके बाद मैनेजमेंट मेरे पास आके, जो हमारा महंती सर है, डेविड सर वो टाइम पे, वो लोग आके, अजय आपका टाइमिंग का इशू हो रहा है, कोई बात नहीं, हार्ड वर्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली हम लोगों को 8 मंथ्स का अंदर वी हैव वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका जाना है, उसके लिए मेहनत कीजिए बोला था. देन आई स्टार्टेड अगेन हार्ड वर्क, वी वन दैट वर्ल्ड कप. फाइनल में 74 रन मारा था. मेरा ड्रीम एक ही है, कुछ भी हो लाइफ में, आई डोंट वांट टू लीव द क्रिकेट. इंडिया का नाम रोशन करना है, दस इट. आई वांट टू ब्रिंग स्माइल ऑन माय फैमिली. अब आगे का टारगेट क्या है? आगे का टारगेट है, मैं तो जिंदगी में रिटायरमेंट नहीं दूंगा. जब तक खेल सकता हूं तब तक खेलना चाहता हूं. अदरवाइज मेक यंगस्टर्स रिप्लेसर्स. इंडिया जिंदगी पूरा, जब तक ब्लाइंड क्रिकेट है तब तक इंडिया शुड बी नंबर 1 पोजीशन. दैट इज बीइंग ए इंडियन माई. बहुत अच्छे विचार हैं आपके, बहुत बहुत धन्यवाद. और बहुत युवाओं को आपने इंस्पायर किया होगा आपकी कहानी जानकर कि जो अर्जुन पुरस्कार इतने आसानी से ऐसे नहीं मिलते. बहुत बहुत धन्यवाद अजय रेड्डी. आई वांट टू से वन थिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इतना साल जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन मेहनत कर रहा है, हम लोगों को कैश अवार्ड्स के साथ ऐसा अवार्ड्स भी दीजिए, क्योंकि अवार्ड्स प्लेयर्स को उत्साह बढ़ाते हैं. नॉट ओनली इंडिविजुअल प्लेयर, एंटायर दैट फील्ड. क्या आपको कितना अर्न करते हैं आप ब्लाइंड क्रिकेट में? आपको कितना? क्रिकेट में वी यूज्ड टू गेट इंटरनेशनल मैच पर मैच 3000 रुपीज. इंटरनेशनल खेला तो 3000 मिलता है. बट वर्ल्ड कप जैसा जीता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे विल गिव 5 lakhs. बट पैसा के लिए हम लोग नहीं खेलते हैं. ठीक है. सिर्फ ऐसा रिकॉग्निशन मिला तो मोर प्लेयर्स दे विल कम, मोर टैलेंट दे विल कम. बहुत बहुत धन्यवाद अजय रेड्डी जुड़ने के लिए. उम्मीद करते हैं सरकार ने आप लोगों को पुरस्कार भी दिए हैं और जो आपकी ज़रूरत है वो भी पूरी होंगी और आप इसी तरह देश का नाम रोशन करते रहेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच. नमस्कार. थैंक यू. छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं. नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट पेश कर दी है. इस चार्जशीट में राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है. क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट. बीजेपी करवाता है, बीजेपी हाला करता है. बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और हेमा यादव ईडी की चार्जशीट में आरोपी हैं. नौकरी के बदले जमीन घोटाले को लेकर पेश की गई इस पहली चार्जशीट में हाल में गिरफ्तार अमित कात्याल को भी आरोपी बनाया गया है. ईडी के मुताबिक अमित AK इन्फोसिस कंपनी के प्रमोटर हैं और लालू यादव के परिवार के काफी करीबी हैं. इस कंपनी के अधिकतर शेयर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के हैं. इस कंपनी का दफ्तर दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में है. आरोप है कि करोड़ों की ये प्रॉपर्टी भी औने पौने दाम में ली गई थी. इस मामले में ईडी दिसंबर 2023 में लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए समन जारी कर चुकी है, लेकिन दोनों पूछताछ के लिए नहीं आए. ईडी इनके परिसरों में छापेमारी भी कर चुकी है. ये कथित घोटाला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे. आरोप है कि रेलवे में नौकरी देने के बदले लोगों से कई शहरों में उनकी जमीन ली गई. सीबीआई ने इस घोटाले को लेकर मई 2022 में केस दर्ज किया था. उस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, उनकी बेटियां सभी जमानत पर हैं. अब ईडी की चार्जशीट ने लालू के परिवार की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ा दी हैं. अदालत 16 जनवरी को चार्जशीट पर संज्ञान ले सकती है. नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया. एक कंपनी की महिला CEO को पुलिस ने उसके 4 साल के बेटे की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया है. हत्या के बाद बेटे का शव सूटकेस में रखकर वो बैंगलोर ले जा रही थी, लेकिन होटल के एक कर्मचारी और पुलिस की सूझबूझ से उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है.
इस महिला पर अपने 4 साल के बेटे की हत्या का आरोप है। हत्या के बाद उसकी लाश सूटकेस में रखकर उसने गोवा से बेंगलुरु का सफर शुरू किया, लेकिन होटल के हाउसकीपिंग स्टाफ के लोगों को खून देखकर शक हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में पाया कि जब वो शनिवार को आई थी तो उसके साथ एक बच्चा था, लेकिन सोमवार को जाते वक्त बच्चा उसके साथ नहीं दिखा। शक हुआ तो पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर की मदद से इस महिला से बात की, तो उसने पुलिस को बताया कि बच्चे को उसने अपने दोस्त के यहाँ भेजा है। उसने जो एड्रेस दोस्त के घर का दिया वो गलत निकला, तो पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर को पुलिस स्टेशन जाने को कहा, जहां डिक्की में रखे लगेज में बच्चे की लाश मिली। तब तक टैक्सी गोवा से दूर कर्नाटका के चित्रदुर्गा पहुंच चुकी थी। आईमंगला पुलिस स्टेशन के स्टाफ से हमने रिक्वेस्ट किया कि एक बार तलाशी ले लो। जब इनके लगेज ओपन करके देखा तो उसमें बच्चे का डेड बॉडी मिला। जिस तरीके से डेड बॉडी मिला उससे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, तो इमीडिएटली कलंगुट पुलिस स्टेशन में होटल के सुपरवाइजर के कंप्लेंट में मर्डर का एफआईआर रजिस्टर किया। बंगाल की रहने वाली इस महिला के बारे में बताया जा रहा है कि पति के साथ तलाक को लेकर चल रही अदालती कार्रवाई में मामला बच्चे की कस्टडी को लेकर भी उठा। कस्टडी पिता को भी दी गई, जिससे वो नाखुश बताई जा रही थी। जब लेडी से हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने बातचीत की तो उन्होंने ये बोला कि उनके हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप है दैट इज नॉट गुड। इनके डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स ऑलमोस्ट फाइनलाइज भी हुआ है एंड देयर वाज सम कोर्ट ऑर्डर बिकॉज ऑफ व्हिच शी वाज वेरी अनहैप्पी। फिलहाल आरोपी महिला को 6 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि बच्चे के पोस्टमार्टम के बाद ये पता चलेगा कि उसकी हत्या कैसे की गई, लेकिन सरसरी तौर पर लगता है कि हत्या गला घोंटकर की गई। ये यकीन करना मुश्किल है कि एक मां ने अपने 4 साल की बेटी की हत्या कर दी। हद तब हो गई जब सूटकेस में लाश रखकर गोवा से बेंगलुरु का सफर शुरू किया। एक पढ़ी लिखी महिला जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी की सीईओ है, उसकी यह हरकत निश्चित तौर पर विकृत मानसिकता को दर्शाती है। गोवा से ब्यूरो इनपुट्स के साथ बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। समुद्र में एक कारोबारी जहाज को अगवा करने की कोशिश नाकाम करने के बाद भारतीय नौसेना पूरे अरब सागर की सुरक्षा में जुट गई है। नौसेना ने 10 से ज्यादा युद्धपोत उतार दिए हैं। अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक इस बड़े ऑपरेशन के बड़े रणनीतिक मायने हैं। अरब सागर में भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो का सफल ऑपरेशन। लाइबेरिया के जहाज के अपहरण की कोशिश की खबर आते ही आईएनएस चेन्नई चल दिया और कुछ घंटों के भीतर 15 भारतीयों सहित 21 लोग सुरक्षित बचा लिए गए। नौसेना के इस ऑपरेशन को दुनिया भर में रणनीतिक अहमियत मिल रही है। अब नौसेना ने अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी में 1-2 नहीं 10 से ज्यादा युद्धपोत उतार दिए हैं। संदेश साफ है, पूरे समंदर में उसकी निगरानी चलेगी। जितने गवर्नमेंट डिसीजंस वगैरह चाहिए था वो तो बहुत ही जल्दी मिल गया था और ये टाइम क्रिटिकल एक्टिविटी था, क्योंकि जितना डिले हो सकता है, अगर पायलट्स ऑन बोर्ड हैं तो वो अगर वो सिटाडेल को ब्रीच करें तो फिर क्रू तो उनके कस्टडी में आ जाएगा, तो उससे पहले हमको बोर्ड करना था। तो विदाउट डिले एकदम हमको ये कंकरेंस मिला था फ्रॉम दी गवर्नमेंट आल्सो। भारत ने केवल युद्धपोत ही तैनात नहीं किए हैं, साथ में टोही विमान, ड्रोन और डोनियर विमान भी निगरानी में लगे हैं। आईएनएस चेन्नई, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोच्चि, आईएनएस तलवार
और आईएनएस तर्कस जैसे युद्धपोत कोई साधारण युद्धपोत नहीं है। इसमें कई रेंज की गनों और मिसाइलों समेत एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार हैं। एंटी पायरेसी अभियान में नौसेना के लिए अरब सागर काफी मायने रखता है। यह हिंद महासागर का उत्तर पश्चिमी इलाका है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए काफी अहम रास्ता है। हमें जो है जब से हमारी आजादी हुई है ये नौसेना ने अपना एम बना के रखा, क्योंकि उनको पता था कि भविष्य में ये पूरा रास्ता जो है उसको भारतीय नौसेना को ही गार्ड सुरक्षित करना होगा। क्यों? हम ही इतने बड़े देश हैं इस महासागर में, हमारे जितना बड़ा देश रेसिडेंट पावर तो और कोई है नहीं। अमेरिका बाहर से आके 5th फ्लीट बना के रखा हुआ है गल्फ में, लेकिन वो कितना सपोर्ट कर सकेंगे इतनी दूर ऑपरेशन। इसीलिए भारतीय नौसेना ने शिप बिल्डिंग बहुत पहले भारतवर्ष में ही शुरू कर दिया था। आपको याद होगा कि 1960-70 के आसपास हमारी पहली लिएंडर क्लास फ्रिगेट हमने खुद बनाई थी जो आया था। उस समय से अब तो हम एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाने लगे हैं। अरब सागर में नौसेना की इस मौजूदगी का एक संदेश और भी है। भारत अरब सागर से सटे देशों की जरूरत पड़ने पर मदद कर सकता है। अरब सागर में ये सिर्फ समुद्री लुटेरों को रोकने के लिए नौसेना की कार्रवाई भर नहीं है, ये बताना भी है कि भारत इस पूरे इलाके की रखवाली कर सकता है। इसकी राजनीतिक और कूटनीतिक अहमियत नई दुनिया में भारत की हैसियत को कुछ और मजबूत करती है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और इस खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।